हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज है 21 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम 21 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। और यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों की तैयारी के लिए ही एक स्पेशल चैनल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है माई एग्ज़ाम। तो इससे भी आप जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा आप लोगों के लिए जो दिसंबर मंथ की फ्री पीडीएफ लॉन्च की गई है, जिसमें कि दिसंबर मंथ के सभी करंट अफेयर टॉपिक वाइज कवर कराए गए हैं विथ डिटेलिंग विथ एक्स्ट्रा फैक्ट। ये पीडीएफ आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारा पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरल के किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये जो भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम है ये स्थापित किया जाएगा केरल के अलापुझा शहर में। अब ये है क्या? तो देखिए, केरल के अलापुझा में भारत में अपनी तरह का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय यानी कि लेबर मूवमेंट म्यूजियम ये खोला जाएगा, जो कि विश्व श्रम आंदोलन की हिस्ट्री को शो करेगा। तो चित्रों, डॉक्यूमेंट और दूसरी अन्य प्रदर्शनी के माध्यम से मजदूरों ने जो भी संघर्ष किया है, मतलब कि मजदूरों का जो भी संघर्ष रहा है, उसे प्रदर्शित किया जाएगा इस म्यूजियम में, जो कि स्थापित किया जाएगा अलापुझा में। आप मैप में देख सकते हैं, ये है केरल की लोकेशन। राजधानी तिरुअनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश है एस मणिकुमार, राजभाषा मलयालम, कथकली और मोहिनीअट्टम ये है लोक नृत्य। मसालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन ये केरल में ही होता है। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला भारत का पहला राज्य ये केरल बना है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला पहला राज्य ये केरल है, जबकि पहला यूटी ये बना है पुदुचेरी। और डिजिटल एजुकेशन वाला देश का पहला राज्य ये भी केरल ही है। ये सभी फैक्ट मैंने आप लोगों को कल भी बताए थे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में यदि आप देखेंगे तो यहाँ बात की जा रही है पहले शहर की। तो यहाँ जितने भी ऑप्शन मैंने लिखे हैं ये सभी केरल से ही रिलेटेड है, मतलब कि केरल के उन शहरों के नाम मैंने ऑप्शन में लिखे हैं जो कि किसी न किसी मामले में भारत में पहले स्थान पर रहे हैं। जैसे कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, यदि राज्य पूछा जाए तो राज्य है केरल, शहर पूछा जाए तो ये है अलापुझा। वैसे ही केरल के कोझीकोड में भारत का पहला IWTC यानी कि इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर की स्थापना की गई है। केरल के कोट्टूर में विश्व का सबसे बड़ा एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर ये बनाया जा रहा है, जबकि केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया गया है। तो ये सभी फैक्ट आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। हाल ही में किस संगठन ने CRPF को मोटर बाइक एम्बुलेंस जिसका नाम है रक्षिता ये सौंपी है? तो ये सौंपी गई है DRDO के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि CRPF का यदि कोई जवान घायल हो जाता है, मतलब कि इस पर घायल जवानों को कुछ इस प्रकार, जो कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, इस बाइक एम्बुलेंस में पीछे बैठाकर सुरक्षित और कम समय में उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जा सकेगा। और यही डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा, सौंपा गया है CRPF को। यदि हम बात करें DRDO की, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जिनका भी हाल ही में कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। यदि आप एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये जो स्पेशल ई बुक लॉन्च की गई है, जिसमें कि 5000 जीके के क्वेश्चन, 1600 साइंस के और 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में कवर कराए गए हैं, जो कि खास तौर पर आपके रेलवे एग्जाम को ध्यान में रख करके तैयार किए गए हैं। इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट ये किसने विकसित की है? तो ये जो दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट है ये विकसित की गई है भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के द्वारा। देखिए, जो इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा है, इनके द्वारा इस जैकेट को विकसित किया गया है। यदि आप लोगों को याद होगा तो इन्हीं मेजर अनूप मिश्रा जी के द्वारा लास्ट ईयर, मतलब कि 2020 में एक बुलेट प्रूफ हेलमेट भी डेवलप किया गया था। और अब इन्होंने दुनिया की पहली लचीली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित कर दी है, जिसका नाम रखा गया है शक्ति। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अब इस जैकेट की खास बात क्या है? तो देखिए, ये जो जैकेट है इसे महिला और पुरुष दोनों ही पहन सकते हैं। इसके साथ ही ये जैकेट दुनिया का पहला फ्लेक्सिबल बॉडी आर्मर भी है। कहने का मतलब ये है
कि ये जो जैकेट डेवलप की गई है ये हर तरह की बॉडी में फिट हो सकती है। ये है इसकी खासियत। डेवलप किया गया है इंडियन आर्मी के मेजर अनूप मिश्रा जी के द्वारा। अब यहाँ से आप अदर ऑप्शन को रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि इसरो के द्वारा हाल ही में अंतरिक्ष परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए क्या लॉन्च किया गया, नेत्रा। नेत्रा की फुल फॉर्म बनती है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। डीआरडीओ के द्वारा हाल ही में भारत नाम का एक स्वदेशी ड्रोन डेवलप किया गया था, जिसे इंडियन आर्मी को सौंपा गया था एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। जबकि कुछ समय पहले ही इंडियन रेलवे के द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए निंजा नाम का एक ड्रोन ये लॉन्च किया गया था। तो ये सभी आप याद रखेंगे। गुजरात के ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर का प्रबंधन करने वाले, मतलब कि सोमनाथ मंदिर का जो मैनेजमेंट करने वाला ट्रस्ट है जिसका नाम है श्री सोमनाथ ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में श्री सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष ये बनाए गए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये श्री सोमनाथ ट्रस्ट के 8वें अध्यक्ष बने हैं, लेकिन इस ट्रस्ट के अध्यक्ष बनने वाले ये भारत के दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इनसे पहले कौन थे? तो देखिए, भारत के जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई, ये सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। और जो मोरारजी देसाई थे ये इसके अध्यक्ष रहे थे 1967 से लेकर के 1995 तक। अब बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी से पहले कौन थे? तो ये थे केशु भाई पटेल। इनसे रिलेटेड आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो केशु भाई पटेल थे ये गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनका भी हाल ही में मतलब कि अक्टूबर के समय निधन हुआ। और केशु भाई पटेल ये सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे थे 2004 से लेकर के 2020 तक। इनका निधन हो गया, जिसके बाद से ये पद खाली था और अब इसके अध्यक्ष बनने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। हाल ही में किस राज्य ने नागिनट्टी पक्षी अभ्यारण्य में अपने पहले पक्षी उत्सव जिसका नाम है कलवर, इसका आयोजन किया है? तो ये जो पहला पक्षी उत्सव है कलवर, इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है बिहार में। और ये जो फेस्टिवल है ये प्रवासी पक्षियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए आयोजित किया गया, जिसका जो उद्घाटन है यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। तो आप मैप में देख सकते हैं बिहार की लोकेशन, इसकी राजधानी है पटना। मुख्यमंत्री तो 7वीं बार मुख्यमंत्री ये अभी हाल ही में नीतीश कुमार बनाए गए हैं। साथ ही अभी हाल ही में बिहार के दो उप मुख्यमंत्री बने हैं। एक तो है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी बनाई गई हैं रेणु देवी। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री ये रेणु देवी बनी है। राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार का शोक ये किस नदी को कहते हैं? तो ये कहलाती है कोसी नदी ही। इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कि जर्दालू आम, मगही पान, शाही लीची और कटरानी राइस, इन्हें जीआई टैग मिला है जो कि रिलेटेड है बिहार से ही। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में बिहार ने डिजिटल इंडिया अवार्ड भी अपने नाम किया है। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये बिहार के ही नालंदा जिले में बनाया गया है। अब यदि हम अदर ऑप्शन को डिस्कस करें जो कि कहीं ना कहीं फेस्टिवल से ही रिलेटेड है, तो हाल ही में केरल में ओणम, असम से रिलेटेड है बिहू फेस्टिवल, जबकि हाल ही में तमिलनाडु में जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। और इस फेस्टिवल में काफ़ी लोग घायल भी हो गए हैं, जिसके कारण ये चर्चे में आया था। अगला क्वेश्चन है 51 अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसमें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं विक्टोरिया स्टोर राव। ये कौन है? तो ये एक इटालियन सिनेमेटोग्राफर हैं जिन्हें कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। यदि हम बात करें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की, तो देखिए जो इसकी शुरुआत है ये हुई थी 1952 से, और इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष गोवा में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। और इस साल ये जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है इसमें फोकस कंट्री कौन है? तो ये है बांग्लादेश। तो ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है? तो देखिए कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, जो अमेरिका है ये ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो चुका है। और अब एक और न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है कि जो रशिया है इसने भी ओपन स्काई ट्रीटी से अलग होने की घोषणा कर दी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि ओपन स्काई ट्रीटी ये क्या है। तो इसे आप समझिएगा ओपन स्काई अग्रीमेंट।
दूसरा है ओपन स्काई ट्रीटी। अब ये है क्या? तो देखिए जो ओपन स्काई अग्रीमेंट है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये जो आप देख रहे हैं ये है रशिया। तो ओपन स्काई अग्रीमेंट के अंतर्गत जो भी देश हैं ये दूसरे देशों को अपने ऊपर का आसमान यूज़ करने का इजाज़त देते हैं। जैसे कि रशिया की मान लीजिए कोई फ़्लाइट है, कैसी फ़्लाइट? यात्री विमान। रशिया का कोई यात्री विमान है जो कि भारत आना चाह रहा है, तो ये भारत आएगा तो कई कंट्रीज़ को पार करते हुए भारत आएगा। अब कई कंट्रीज़ को पार करेगा मतलब कि कई देशों के जो ऊपर आसमान है उसको यूज़ करेगा। तो ये देश अलाउ करते हैं कि आप हमारे मतलब कि हमारे देश के ऊपर का जो आसमान है उसे यात्री विमान सेवा के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो है ओपन स्काई अग्रीमेंट। अब दूसरा टर्म मैंने कहा है ओपन स्काई ट्रीटी। इसका मतलब है, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि ओपन स्काई ट्रीटी इसकी कुल मेंबर कंट्रीज़ हैं 34। हालांकि रशिया और अमेरिका ये एग्जिट हो चुके हैं, तो अब इसकी मेंबर कंट्री हो गई हैं 32। तो मान लीजिए ये जो 34 मेंबर कंट्रीज़ थी, कहने का मतलब ये है कि इसकी जो भी मेंबर कंट्री हैं ओपन स्काई ट्रीटी की, ये अपने आसमान को उपयोग सैन्य जहाज के लिए देते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक देश दूसरे देश के आसमान का इस्तेमाल किस लिए कर सकता है? सैन्य निगरानी रखने के लिए। कि मान लीजिए रशिया ये देखना चाहता है कि अमेरिका में सैन्य टुकड़ियाँ कहाँ कहाँ तैनात है, क्या क्या सैन्य व्यवस्थाएं हैं, ये देखने के लिए मान लीजिए रशिया ने अमेरिका में क्या भेज दिया? ड्रोन, ताकि वो देख सके कि वहाँ सेना की क्या व्यवस्था है। मतलब कि जो भी इस ट्रीटी के सदस्य हैं वे सभी निगरानी रख सकते थे, लेकिन जो अमेरिका है ये अब इससे एग्जिट हुआ, मतलब कि वो अब इसका सदस्य नहीं है और अब रसिया भी इससे एग्जिट हो चुका है। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस ओपन स्काई ट्रीटी के माध्यम से इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं ये एक दूसरे मतलब कि इन सभी देशों पर, अपने आसपास के देशों पर जो भी इसके सदस्य थे इन पर निगरानी रखती थी। किस मामले में? कि उनकी सैन्य व्यवस्थाएं क्या हैं, वे अपने देश में क्या क्या हरकतें कर रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, इन सभी की निगरानी ये मेंबर कंट्रीज़ रख सकती थी। लेकिन अब इससे 2 कंट्रीज़ एग्जिट हो चुकी है। आई होप ये अब आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, एक और ज़रूरी जानकारी, आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, क्या ओपन स्काई ट्रीटी का सदस्य अपना देश भारत है? तो ऐसा नहीं है। जो अपना देश भारत है ये इस ओपन स्काई ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? तो ये भी हाल ही में बन गई हैं, मतलब कि ये बन जाएंगी भावना कांत। आप सभी जानते हैं इस बार का जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाना है इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कोई भी शामिल नहीं होंगे, और इसमें जो बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी है, मतलब कि इस रिपब्लिक डे की जो परेड होगी इसमें बांग्लादेश की सैन्य टुकड़ी हिस्सा लेने वाली है। तो इसी रिपब्लिक डे की परेड में जो भावना कांत है ये फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बन जाएंगी। जबकि लास्ट ईयर के रिपब्लिक डे में, मतलब कि 2020 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था, इसमें जो तान्या शेरगिल ये पहली महिला परेड एडजुटेंट भी बनी थी। इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ समय पहले ही जो हीना जायसवाल है ये भारत की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। जो तान्या शान्याल है ये कौन है? तो ये देश की पहली महिला फायर फाइटर बन गई हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। हाल ही में कौन सा भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज सबसे कम मतलब कि 27 पारियों में 1000 रन बनाने वाला पहला भारतीय बल्लेबाज बने हैं? तो ये पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं ऋषभ पंत, जिन्होंने सबसे कम 27 पारियों में 1000 रन बनाए हैं। जबकि जो महेंद्र सिंह धोनी है इन्होंने 32 पारियों में 1000 रन बनाने की उपलब्धि हासिल की थी, लेकिन सबसे कम पारियों में 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज ये बन गए हैं ऋषभ पंत। यदि हम बात करें केएल राहुल की, तो देखिए इस साल का जो आईपीएल खेला गया इसमें सर्वाधिक रन केएल राहुल ने ही बनाए। मैंने आप लोगों को बताया था रोहित शर्मा के बारे में। तो जो रोहित शर्मा है ये भी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों फॉर्मेट में 100 छक्के लगाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं। जबकि कल मैंने आप लोगों को बताया था टी नटराजन के बारे में। ये कौन है? तो देखिए 44 दिनों के अंदर सभी फॉर्मेट के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो ये सभी आप याद रखेंगे। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा पराक्रम दिवस के रूप में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जो 125वीं जयंती है ये कब मनाई जाएगी? 23 जनवरी को। इनका जो जन्म हुआ था ये हुआ था 23 जनवरी 1897 में। तो इनकी 125वीं जयंती मनाई जानी है और इन्हीं की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक थे। और एक कांग्रेस कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब कि कांग्रेस अधिवेशन से रिलेटेड। देखिए जो 1939 का कांग्रेस अधिवेशन रहा था, जिसे त्रिपुरी का कांग्रेस अधिवेशन कहा जाता है, इसकी अध्यक्षता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई थी। और इन्हीं की स्मृति में, मतलब कि इन्हीं के लिए ये जो भव्य तरीके से इनकी जयंती मनाई जानी है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। और इसकी जो अध्यक्षता है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर था कर्नाटक। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी कंपनी कौन बनी है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।